हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडू मंत्र और यहाँ पर 12th फिजिक्स हमने शुरू करी है। जैसे आपको पता है कि हमने डेरिवेशंस वाले जितने भी चैप्टर है उनके ऑल डेरिवेशन हमने कर लिए हैं चैप्टर वाइज। अगर किसी ने नहीं देखा है तो चेक कर लेना, ठीक है। बहुत प्यारे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से डेरिवेशंस करे हमने, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 हो, 2 हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिक इफेक्ट हो, या फिर आपका रे ऑप्टिक्स हो, या अल्टरनेटिंग करंट हो। दीज आर दी मेजर चैप्टर्स में डेरिवेशन है वैसे, ठीक है। उसके अलावा जितने चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हम मजेदार तरीके से, इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से करेंगे। वैसे ये चैप्टर ऑलरेडी शॉर्ट है। जो हम यहाँ बात करें सेमीकंडक्टर्स की, बहुत इजी चैप्टर हो चुका है। इसमें ना तो अब ट्रांजिस्टर है ना लॉजिक गेट है। वैसे लॉजिक गेट भी आसान ही था, पर अब जो है काफी छोटू सा चैप्टर हो गया ये। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं अपना सेमीकंडक्टर। सबसे पहले आपने जब याद होगा बचपन में जब पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल के अलावा मेटेलॉइड्स भी होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब हम क्या पढ़ते, क्या बोलते थे वहां पे? मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलॉइड्स जो है उनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करती है। मतलब क्या? मतलब मेटेलॉइड्स नॉर्मल कंडीशन पे वो लोग कंडक्शन नहीं करते, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करते। मतलब जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्शन नहीं करते, पर थोड़ा सा उनको हीट सप्लाई करोगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तो फिर उनके जो चार्ज कैरियर्स है या जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। चाहे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो। तो उसी से जुड़ा हुआ कहानी है ये। जब इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ही है तो उसको एनर्जी सप्लाई करके फ्री किया जा सकता है। कहां पे इजीली पॉसिबल है? सेमीकंडक्टर्स में इजीली। यानी वही हम जो बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स उन्हीं को कहा गया जहां पे थोड़ा सा एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाता है? फ्री चार्ज कैरियर्स जो है वो फ्री हो जाते हैं, चार्ज जो है वो फ्री हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट कंडक्टिंग, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी ऑर्बिट में था, बाहरी ऑर्बिट में था, तो उसके एनर्जी लेवल को, उसके एनर्जी को हम कहेंगे कि भाई वो एनर्जी जो है वो कौन से रेंज में कहेंगे उसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होता है और जो भी उसके पास एनर्जी पोजेस्ड होती है, तो वो एनर्जी रेंज को हम वैलेंस बैंड कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं वो फ्री हो जाता है फॉर कंडक्शन, तो यानी कि वो अपने ऑर्बिट से बाहर आ गया। अब जो है उसको हम कहेंगे कि भाई अब वो कौन सा एनर्जी पोजेस कर रहा है? कंडक्शन बैंड वाली, ठीक है। जब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की, अच्छा, हमने मेटल्स को क्या कहा है कि मेटल्स इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनका जो कंडक्टिविटी है वो हाई होता है, रेजिस्टिविटी लो होता है। नॉन मेटल्स में उल्टा है, कंडक्टिविटी लो होता है, रेजिस्टिविटी हाई होता है। और सेमी मेटल्स, या फिर मैं बात कर रहा हूं, अब हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा सेमी कंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मॉडरेट रेजिस्टिविटी और मॉडरेट कंडक्टिविटी होती है। सही बात है। अब सेमीकंडक्टर जो है ये बहुत ही कमाल की चीज है। इसका सिर्फ हम ऐसे नहीं कि सिर्फ यहां पर थोड़ी सी बात हम समझेंगे, बहुत यूजफुल चीज है, देखो ध्यान से। तो जब हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है एटम का, वो इतनी आसानी से अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं आता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। यानी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड वाली एनर्जी देने के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि बैंड गैप एनर्जी जो है, एनर्जी गैप जो है काफी ज्यादा है। बैंड गैप ज्यादा, या फॉरबिडन गैप कहते हैं उसको, ये ज्यादा है, ठीक है, इंसुलेटर में। इसलिए आसानी से वो कंडक्शन नहीं करते, ठीक है। कितना एनर्जी गैप होता है जनरली इंसुलेटर्स का? तो वो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, विच इज क्वाइट हाई। जब हम बात करते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स की, तो वहां पर जो एनर्जी गैप है बहुत कम है, इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इतना कम होने की वजह से थोड़ा सा भी एनर्जी सप्लाई करने से क्या हो जाता है? वो कंडक्शन रेंज में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने वैलेंस वाले स्टेट से वो फ्री स्टेट में आ जाते हैं। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर हम जब पढ़ेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में नेगेटिव चार्ज कैरियर है ही, पर यहां पर हम एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज के बारे में, विच इज होल। होल को पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है। वो कहां से एग्जिस्ट, कैसे होता है, तो वो भी हम आगे देख रहे होंगे, उसकी चिंता मत करो। अब कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स का जो एनर्जी गैप होता है दैट इज 0। इनका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप करता है। मतलब तुमको पता है ना, मेटल्स में नॉर्मली भी इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, तो यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आराम से कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करते ही है, ठीक है। और इसलिए वो
नॉर्मली भी गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो जब मैं कह रहा हूं वैलेंस बैंड आर कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, जब तुम एकदम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर कर दोगे, ठीक है, वो 0 केल्विन वाली स्टेट जब करोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है मटेरियल के कहां रहेंगे, वैलेंस बैंड के अंदर रहेंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है थर्मल एनर्जी की वजह से, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। कंडक्टर्स में तो इजीली आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ती है, यहां पर गैप जो है ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, कंडक्शन बैंड को क्या कहते हैं, व्हाट इज कंडक्शन बैंड? इट इज द हायर एनर्जी बैंड अबाउ द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के ऊपर जो हायर एनर्जी बैंड है वही कंडक्शन बैंड है, और इनके बीच में जो गैप है उसको फॉरबिडन बैंड भी कह सकते हो और एनर्जी गैप भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये 3 एनर्जी लेवल्स है जो आपको दिख रहे हैं क्लोजली स्पेस्ड, एक है वैलेंस बैंड, एक है फॉरबिडन बैंड और एक है कंडक्शन बैंड। और फॉरबिडन बैंड नाम ही इसलिए क्योंकि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां पर कहां रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होगा या तो बाहर रहेगा, बीच में थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो फॉरबिडन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ एनर्जी गैप है, मतलब किसी भी, तो वो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, जितना में वो इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हो जाए, ठीक है ना। जितना यहाँ पर डिफरेंस है उतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो पाएगा और कंडक्शन यहाँ पे हो पाएगा, राइट। तो जो हमने देखा कि भाई सेमीकंडक्टर के केस में थोड़ा आसान होता है बिकॉज वो एनर्जी गैप कम है, ऑलराइट। तो फॉरबिडन बैंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी, है ना, यानी वैलेंस बैंड का जो हाईएस्ट एनर्जी वो ये वाली लाइन है, और कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी ये वाली लाइन है, इनके बीच में डिफरेंस है, वही है ना। सो द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड एंड लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, इसी को हम बोलते हैं फॉरबिडन बैंड या फिर एनर्जी गैप इसको कहा जाता है, और इनकी वैल्यूज हमने तीनों के लिए लिख दी है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई कि भाई हाँ, क्यों यहाँ पर जो सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे जो सेमी मेटल्स हैं वो यहाँ पर, या मेटलॉइड जो है वो यहाँ पर सेमीकंडक्टर का रोल प्ले करेंगे, आर्सेनिक और भी है ना इसमें। तो ये इसी वजह से, बिकॉज एनर्जी गैप यहाँ पर, ये बैंड गैप एनर्जी जो है कम रहती है, तो वो आसानी से थर्मल एनर्जी गेन कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऐसे सेमीकंडक्टर्स को जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ हमने अलग से कुछ दुकानदारी की नहीं है, जैसा है वैसा ही था, और उनके अपने नेचुरल रीजन से वो कंडक्शन यहाँ पर मतलब सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ एलिमेंट्स ही होते हैं, इसमें कंपाउंड्स भी होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर हम अपने आप को सीमित रखेंगे एलिमेंट्स, और उनके अंदर थोड़ी इम्प्योरिटी बाद में ऐड करेंगे, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँ कि आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स कैसे होते थे, पीछे वो कैथोड रे ट्यूब वाले, CRT वाले, ठीक है, टीवीज भी वैसे ही होते थे, है ना। और उससे पहले तो और भी ऐसा होता था कि भाई टीवी को चालू करने में तुमको अगर चलाना है तो उसको पहले आधे घंटे पहले उसको हीट करना, मतलब पहले शुरू करना पड़ेगा ताकि वो गर्म हो और फिर शुरू हो सके। तो वो जो उस समय जो डायोड्स, उस समय जो डायोड ट्रायोड यूज होते थे ना, वो वैक्यूम डिवाइसेस थे। उसमें कैथोड, एनोड, इस तरह की चीज होगी, और वो हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैथोड से, एनोड प्लेट उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है, और उसी में करंट को कंट्रोल उसी मैकेनिज्म से, वो थर्मल मैकेनिज्म से होता था, ठीक है। तो ये जो वैक्यूम डिवाइसेस है ना, इनके बहुत डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि एक तो स्लो प्रोसेस, ठीक है, ऊपर से कॉस्टली, ठीक है, और ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ओके। इसके अलावा उनमें हीटिंग ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करेंगे, ठीक है, और महंगे भी होते थे, मतलब कॉस्टली तो बोल ही दिया। तो ये सब डिसएडवांटेज थे। जैसे ही 1930s के आसपास में जब इसके बारे में जब चीज़ें पता लगी और बहुत कमाल की चीज़ पता लगी कि भाई जो डायोड इतना बड़ा होता था उस वैक्यूम डिवाइस में, अब वो इतना चिंटू सा हो गया बाय दिस सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट, इसने पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को बदल दिया, ठीक है। इसी को चिप्स वाला है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक IC जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड ऑल, ठीक है। तो वो सब चीज़ें इसके आने से कमाल के टीवीज और कैसे फ्लैट स्क्रीन, LCD, LED, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल कमाल ऑफ, है ना। आजकल जितने मिनिएचर फोन में आजकल जो जितना फीचर्स आ गया है वो उस समय के सुपर कंप्यूटर में नहीं होता। दिस इज ऑल
ये क्यों पॉसिबल हो पाया है? इसी सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट से। ये बहुत फास्ट भी हैं मैकेनिज्म में, फंक्शन में, ठीक है, मिनिएचर भी हैं, सस्ते भी हैं, चीप भी हैं, साथ में ड्यूरेबल भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इसको कमाल की बनाती है। एक पूरा रेवोल्यूशन आ गया था इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैसे ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट तक नहीं पढ़ रहे हैं इसके अंदर डिटेल, हम यहाँ पर डायोड्स तक का हम यहाँ पढ़ लेंगे। डायोड यानी वही 2 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर रहेंगे, तो उधर तक का पढ़ लेंगे। ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, वो सब चीजें अपने को नहीं पढ़नी यहाँ पर, ठीक है। तो आगे देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, जो मैं कह रहा था कि भाई प्योर फॉर्म में, तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं उसको। सो प्योर सेमीकंडक्टर हैव एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उनके पास क्या प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज कैरियर्स, जो नेचुरली हमने देखा कि भाई जो एज अ रिजल्ट ऑफ थर्मल एक्साइटेशन, थोड़ी सी जो सराउंडिंग की जो एनर्जी है उसी थर्मल एनर्जी को लेके वो एक्साइट होके और चार्ज कैरियर वो दे पाते हैं, और उसी चार्ज कैरियर की वजह से, जो कि अब कितने चार्ज कैरियर्स होंगे? देखो मान लो एक एटम है और उस एटम में से अगर आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो बाहर वो इलेक्ट्रॉन एज अ नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और जहां से निकला वहां पर क्या हो गया? वहां पे एक खाली जगह बन गई ना, एक वैक्यूम सी बन गई ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन था, एटम को न्यूट्रल बनाना था, वो इलेक्ट्रॉन में से अब उस एटम में से वो एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, तो वहां पर जो खाली स्पेस बचा उसको हम होल कहते हैं। दी इलेक्ट्रॉन वैक्यूम या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी जहां पर बनी, वहां पर उसको हम होल कहते हैं, और यही होल जो है इसको इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज कैरियर माना जाता है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन और होल, जो होल्स यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसमें? इंट्रिंसिक में। तुमको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बीच में डिफरेंस आना चाहिए। तो इंट्रिंसिक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि भाई उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बट द फैक्ट इज जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही कंडक्शन होल्स, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहीं तो होल बना है। तो इस तरीके से ये इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जब बात करते हैं तो इसमें हमारा एग्जांपल में क्या आएगा? प्योर सिलिकॉन, प्योर जर्मेनियम एटसेट्रा, ठीक है। अब जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं तो क्या है? जब ये दुनिया पता लगी तो इसके बारे में और रिसर्च हुआ, और रिसर्च हुआ तो फिर उसके बारे में हमने क्या किया कि उसमें उसको थोड़ा और कमाल का बनाया। तो कैसे बनाया? बाय एडिंग इम्प्योरिटीज को हम डोपेंट कहते हैं। तो डोपेंट हम ऐड करके और फिर इसकी कंडक्टिविटी को और बढ़ाया जा सकता है, इसको और कमाल का बनाया जा सकता है। तो कैसे? वो भी 2 तरीके से किया जा सकता है। तो एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योरिटी ऐड करना, ठीक है। अब इम्प्योरिटी भी 2 टाइप के हो सकते हैं। एक एन टाइप यानी नेगेटिव टाइप, यानी इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा हो, ऐसा कुछ। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पर हो सकता है? तो अब देखो यहां पर बहुत ध्यान से क्या होता है। एक्सट्रिंसिक का पहले ये डायग्राम समझ लो। एक्सट्रिंसिक का जैसे मैंने सिलिकॉन का बनाया है, तो सिलिकॉन आपस में क्या करता है सर? कैटिनेशन करता है, पता ही होगा, आपस में बॉन्डिंग करता है, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एक सिलिकॉन ने यहाँ पर देखो चारों तरफ सिलिकॉन से, हर सिलिकॉन 4 साइड में एक सिलिकॉन से जुड़ा हुआ है, तो 4 वैलेंसीज होती है उसकी। तो वहां पर हर चारों साइड में एक सिंगल बॉन्ड उसने क्रिएट करा, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि वहां पर पूरा कोवेलेंट बॉन्ड, एवरी सिलिकॉन इज कनेक्टेड टू 4 सिलिकॉन, और उसके चारों जो बाहर के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो शेयर हो गए, है ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। तो उस हिसाब से अब जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो भी वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन किया है, वो इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकलेगा तो वहां पर होल बनाता जाएगा। तो ये पीला पीला जो है ये क्या है? ये होल्स है जहां से इलेक्ट्रॉन निकले। इलेक्ट्रॉन, ये ब्लू ब्लू जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पर 2 चार्ज कैरियर बने, एक जो इलेक्ट्रॉन खुद है नेगेटिव चार्ज कैरियर, और दूसरा जहां से वो निकला है वहां पर एक होल क्रिएट करता गया। सो दैट इज द होल एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, ठीक है। तो ये है अपना इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें से एक सिलिकॉन हटाया मैंने, और एक सिलिकॉन को हटा के मैंने एक फास्फोरस लगा दिया। फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस की वैलेंसी 4, देखो सिलिकॉन की वैलेंसी 4 थी, पर फास्फोरस की वैलेंसी होती है 5, मतलब वैलेंसी 5 नहीं होती, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, मतलब लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन में 4 थे, फास्फोरस में 5 है, फास्फोरस पेंटावैलेंट मतलब है, तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 4 तो शेयरिंग कर लेगा। देखो यहाँ फास्फोरस है, 4 तो उसने कोवल चारों तरफ एक सिलिकॉन से कर लिया। अब जो उसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नाउ दैट इज एक्टिंग एज ए एडिशनल नेगेटिव चार्ज। तो अब ये
फॉस्फोरस किस टाइप का हुआ, यहाँ पर नेगेटिव को वो दे रहा है, तो इसलिए वो एन टाइप इंप्योरिटी हुआ, एन टाइप डोपेंट है, एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक बना रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर फॉस्फोरस आ सकता है, कोई भी पेंटावेलेंट में आप यहाँ पर एग्जांपल जो आर्सेनिक, एंटीमनी, वो सब आप यहाँ पर ले सकते हो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 शेयरिंग हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। तो ऐसे जितने फॉस्फोरस डालोगे उतने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो पहले जब ऐसे स्टेट में था प्योर फॉर्म में, तो नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर थे, पर जब हम यहाँ पर पेंटावेलेंट ऐड करते जा रहे हैं, तो जितने एटम्स ऐड करते जाएंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, यानी उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो हमारे एन टाइप वाले में क्या होता है, एन टाइप कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल ऐसे हो गया एन टाइप वाले में, जहां पर नेगेटिव चार्ज कैरियर ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए होल्स की कंपैरिजन में। अब एक्सट्रिंसिक में दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पी टाइप। तो पी टाइप यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यानी होल्स ज्यादा होंगे। होल्स ज्यादा कब होंगे सर, तब होंगे जब पेंटा की जगह ट्राई ले लेंगे अपन, ठीक है। जैसे हमने सिलिकॉन की जगह फास्फोरस डाला था, अगर सिलिकॉन की जगह मान लो हमने बोरॉन डाला, तो बोरॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो भाई क्या होगा, 4 साइड में तो 4 सिलिकॉन है, अब एक यहां शेयर किया, एक यहां शेयर किया, एक यहां शेयर किया, 3 तो शेयर कर दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन तो उसके पास था ही नहीं, ट्राइवेलेंट है। तो एक जगह पे जहां पे वो शेयरिंग कर सकता था, वहां पे एक फ्री, वहां पर एक होल क्रिएट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई, सो विच दैट विल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो इसलिए इसको पी टाइप कहा जाता है, क्योंकि यहां पर इन वाले में नंबर ऑफ होल्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें आपका बोरॉन आ सकता है, इसमें आपका एल्यूमिनियम आ सकता है, एल्यूमिनियम इज 283 ना, उसमें भी तो एल्यूमिनियम आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, जब हमने पेंटावेलेंट डोपेंट मिलाया, इंप्योरिटी मिलाई, तो उससे हमारा इलेक्ट्रॉन, मतलब उस वो जो इंप्योरिटी है वो डोनर टाइप ऑफ इंप्योरिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो, और ये एक्सेप्टर टाइप इंप्योरिटी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन चाहता है, ठीक है। तो ट्राइवेलेंट जो है वो एक्सेप्टर टाइप होता है, और पेंटावेलेंट जो है वो डोनर टाइप होता है। तो पेंटावेलेंट से एन टाइप बनता है, बनाया जा सकता है, और ट्राइवेलेंट से पी टाइप बनाया जा सकता है, वो हमने देख लिया। तो इसमें भी आप कितने सारे डिफरेंस पॉइंट लिख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, इसमें नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप ऐसे पॉइंट्स बता सकते हो। इवन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के काफी सारे पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब ये बात जब समझ में आ गई कि भाई इंट्रिंसिक से भी ज्यादा एफिशिएंट हमने यहाँ पर क्या बना लिया, सेमीकंडक्टर बना लिया, तो इनको यूज करके एक ना इलेक्ट्रॉनिक गेट बनाया गया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसा गेट कि भाई एक तरफ से अगर करंट जाएगा तो करंट को अलाउ किया जाएगा, और जैसे करंट उल्टी डायरेक्शन से जाना चाहेगा तो उसको डिसअलाउ कर देंगे, ठीक है। यानी एक तरीके से वाल्व की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए वाल्व भी कहा जाता है, जो आपको वैक्यूम डिवाइस में प्रॉपर्ली इसको वाल्व भी कहा गया। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि एक साइड से करंट को अलाउ करेगा, अपोजिट साइड से नहीं। तो एक तरीके से ये बहुत ही लॉजिक अब यहाँ पर क्रिएट होने लगा। सारा जो जितनी जो लॉजिक चीज़ें, लॉजिक गेट्स और सब कुछ जो बने हुए हैं वो इसी बेसिस पे बने हुए हैं, ठीक है। काउंटर से लेके जो भी डिजिट्स, कि भाई जितनी चीज़ें हैं लॉजिक, यहाँ से जब इंटेलिजेंस आई तो इसका बेसिक यही है अब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज दी, अब देखो पी और एन, पी एन जंक्शन कैसे बनाया गया, पी एन जंक्शन डायोड कैसे बना। तो जब एक पी टाइप है और एक एन टाइप है, इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो क्या होगा, पी और एन टाइप को जब आपस में कनेक्ट किया गया, देखो तो पी टाइप में क्या था, होल्स ज्यादा थे, सही बात है, और एन टाइप में क्या था सर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, दिस इज एन टाइप। अब यहां से दोनों तरफ से सेल लगाया जा सकता है, तो इसी को पीएन डायोड कहा गया, जिसका सिंबल ये है, ठीक है। अब इसमें देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन नेचुरली अभी फिलहाल कोई सेल नहीं लगा है, लेकिन जैसे ये बनाया गया उसी समय यहां से इलेक्ट्रॉन इधर के होल्स में जाएंगे, नेचुरल सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स को सेटिस्फाई करने जा रहे थे, और ऐसा जब कर रहे थे तो एक ऐसा रीजन बन गया जो और फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां जाने से रोकने लगा। क्यों, क्योंकि अब एक तरीके से एक डिप्लीशन यहां पर फॉर्म हो गया, एक डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गया,
इसको डिप्लीशन लेयर, एक बैरियर बन गया। इस बैरियर की वजह से क्या हुआ कि पहले देखो न्यूट्रल तो दोनों तरफ के थे, पर क्योंकि एक्स्ट्रा होल्स थे यहाँ पर, इसलिए यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने जाके उनके होल्स को सेटिस्फाई किया, पर इसकी वजह से एक ऐसा रीजन बन गया जो अब एक ऐसा रीजन बन गया कि जो जिसके देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जब इधर आए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए तो इधर पे क्या हुआ, जो न्यूट्रल एरिया था, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इधर से जो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए हैं, जहाँ से आए हैं वहां पर क्या क्रिएट हुआ, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ पर अपने आप से एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो गया, एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो गया। ठीक है, जर्मेनियम में ये बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट का होता है, नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमने इसको ऐसे बना दिया तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया तो इधर माइनस और इधर प्लस, यही बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट का होता है। ठीक है, सिलिकॉन थोड़ा सा और इसके लिए बेटर सेमीकंडक्टर माना जाता है और यूज ज़्यादा किया जाता है, थोड़ा ज़्यादा हाई कंडीशंस में क्या बोलते हैं, सिलिकॉन जो है वो यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हुआ एंड दिस इज योर पीएन जंक्शन। अब हम क्या करेंगे, इसको दो टाइप से इसको कनेक्शन कर सकते हैं, या तो पी को हम प्लस से लगा सकते हैं और एन को माइनस से, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, जिसमें पी साइड को प्लस से लगाया जाता है, एन साइड को माइनस से। और एक होता है रिवर्स बायसिंग, जिसमें पी साइड को माइनस से लगाया जाता है, एन साइड को प्लस से। ठीक है, यानी पॉजिटिव साइड को माइनस से और नेगेटिव साइड को प्लस से, तो उसको रिवर्स कहा गया, और पॉजिटिव को प्लस से और नेगेटिव को माइनस से, तो इसको हमने क्या बोला, रिवर्स। वैसे इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकते, इसको पी और एन टाइप ही कहेंगे। हाँ, ये स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूँ, इसको पी टाइप और इसको एन टाइप, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव। हमको लॉजिक पता है, वो चीज अलग बात है। ठीक है, तो अब इसके अंदर जब हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में हम देख लेते हैं क्या होता है। अब फॉरवर्ड बायस का मतलब, जब ये प्लस इससे कनेक्टेड है तो ये प्लस तो पॉजिटिव है ही, और ये होल्स भी क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव चार्ज ओनली, है ना, उनको भी पॉजिटिव चार्ज ही माना जाता है। और ये नेगेटिव टर्मिनल इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो ये दोनों साइड से एक पुश क्रिएट होगा, और पुश क्रिएट होने से ये जो बैरियर पोटेंशियल यहाँ बना था, या डिप्लीशन लेयर जो बना था, वो दबेगा, वो कम होगा, डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज, और डिक्रीज होगा जब पोटेंशियल तुम ये वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन जो है, ये डिप्लीशन लेयर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना शुरू कर देंगे, एंड द करंट विल स्टार्ट। इस करंट को बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो जैसे ही वो बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हुआ, मतलब तुम जैसे वोल्टेज डालते जा रहे हो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, जैसे ही 0.7 सिलिकॉन का है अगर, तो 0.7 जैसे ही क्रॉस हुआ, वो बैरियर पोटेंशियल का लेवल खत्म हो गया। अब जो है यहाँ पर डिफ्यूजन करंट शुरू हो गया, डिफ्यूजन करंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हमने क्या देखा कि ये जैसे हम करंट इंक्रीज करते जाते हैं, डिप्लीशन लेयर छोटा होते जाता है, दबते जाता है, कंप्रेस होते जाता है, एंड उसके बाद अल्टीमेटली डिफ्यूजन करंट जो है वो बढ़ता हुआ जाता है। फॉरवर्ड में आप देखो कि भाई शुरुआत में तो पहले वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि इनिशियली एक वैल्यू था। व्हाट वाज दैट वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जैसे उसी को बोलते हैं नी वोल्टेज, कि वो डिप्लीशन लेयर वाला वोल्टेज, तो नी वोल्टेज है ना, घुटना वोल्टेज। जैसे ही नी वोल्टेज पार हुआ, उसके बाद में करंट जो है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब जो है डिप्लीशन लेयर खत्म हो गया। ये फॉरवर्ड बायस में होता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, सर रिवर्स बायस में हम जब इस पी टाइप को हम माइनस से कनेक्ट करेंगे, एन टाइप को प्लस से कनेक्ट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को तो ये प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये यहाँ आपस में डिप्लीशन लेयर में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये यहीं पे खींचे जा रहे हैं, अट्रैक्शन ही हो रहा है। तो इससे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर में एक, जैसे रबर में स्ट्रेच कैसे आता है, वैसे यहाँ पर ये लेयर और इंक्रीज ही होगा एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये माइनस जो है इससे अट्रैक्ट हो रहा है, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो धीरे धीरे यहाँ पर ये डिप्लीशन लेयर बढ़ता ही जा रहा है। और इस वजह से अब क्या होगा कि अब तो बल्कि ये करंट स्टॉप ही हो गया एक तरीके से, करंट थोड़ी आएगा, क्योंकि अब तो ये डिप्लीशन लेयर इज काइंड ऑफ अ गेट, वो गेट और मजबूत हो गया, दीवार और मजबूत हो गई, तो यहाँ पर तो करंट तो स्टॉप ही हो गया। तो डिप्लीशन लेयर यहाँ इंक्रीज हुआ रिवर्स में, और डिफ्यूजन करंट क्या हुआ है, इसमें डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो रिवर्स बायस में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, रिवर्स करंट
ठीक है, हल्का फुल्का रिवर्स करंट फ्लो हो जाएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत चार्जेस जो भी हैं उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर कोई मेजर करंट इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन जैसे एक रबर को खींचते 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 एक बार वो टूटता है ना, और सारा जो है वो खत्म हो जाएगा टूट के, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो रिवर्स में, बढ़ाते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा वोल्टेज आएगा जिसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो है अब जो डायोड है आपका तो खराब हो गया, मतलब एक तरीके से, और इनफाइनाइट अब जो करंट है वो आराम से फ्लो करने लगा, क्योंकि अब जो है वो गेट दीवार तोड़ ही गई है, पूरी तरह से टूट गई है। ठीक है, तो इस वाले डिप्लीशन में, मतलब इस वाले क्रॉसिंग, ये दीवार फांद के जाने वाला बात हुआ, इसमें डायोड इज फंक्शनल। पर यहाँ पर जब आपने दीवार तोड़ ही दी है तो खत्म हो गया वो कहानी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि फॉरवर्ड बायस में हमारा जो डायोड है वो चलता है, वो ऑपरेट होता है, और रिवर्स बायस में वो ऑपरेट नहीं हो रहा है। पहले के सिलेबस में तुम्हारा इसमें फिर और भी टाइप्स थे इसके, जेनर से लेके फोटो डायोड से लेके सब कुछ था, अब नहीं है। अब तुम्हारा सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, वो हम देख रहे होंगे। ठीक है, एंड दैट इज जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक डिवाइस होती है। रेक्टिफायर इज व्हाट? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। एसी को डीसी में करने के लिए रेक्टिफायर यूज होता है। जैसे हमारा मोबाइल का चार्जर भी क्या है, एक तरीके से रेक्टिफायर ही है। ऑल्टरनेटिंग करंट से हमारे फोन चार्ज किससे हो रहे हैं, वो तो उसमें जो डिब्बा सा लगा रहता है, व्हाट इज दैट, अभी यहाँ दिख नहीं रहा, तो दैट इज रेक्टिफायर। ठीक है, तो उसमें आप देख लेना कि उसमें मेजरली एक ट्रांसफार्मर तो होता ही है। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए होता है। रेक्टिफिकेशन तो हमारा डायोड ही यहाँ पर प्रॉपरली कर रहा होता है। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, जरा ध्यान से देखना। नाउ दिस इज अ प्राइमरी इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पर एसी वोल्टेज है जो हमने प्राइमरी में, मतलब दिस इज अ ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में हमने सेंड किया अल्टरनेटिंग करंट। और अब इस ट्रांसफार्मर का काम है कि भाई वोल्टेज को कितना बढ़ाना है, कम करना, जो भी है। तो उसने मान लो रेड्यूस किया, उसने वोल्टेज को यहाँ कम किया और सेकेंडरी में भेज दिया। अब कैसे भेजा तो भाई पता है ना, म्यूचुअल इंडक्शन वाले कंसेप्ट से। तो अब इसमें मान लो कि अभी क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, तो भैया कभी ये प्लस बनाएगा तो ये माइनस रहेगा, और अगले ही क्षण उल्टा हो जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये होता रहेगा। तो फिलहाल ऊपर जब प्लस है, जब ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ऐसे में आप देख सकते हो कि आपका जो पी टाइप डायोड का है वो प्लस से कनेक्टेड है और जो एन टाइप है वो माइनस से कनेक्टेड है। तो ऐसे में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, और फॉरवर्ड बायस्ड है तो फिर इस वाली हाफ साइकिल में हमारे लोड में, हमारे कंपोनेंट में करंट जाएगा। एंड ये जो पहला हाफ साइकिल है उसमें हम देख पा रहे हैं कि आउटपुट में वोल्टेज हमको दिख रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है। पर जैसे ही अब क्या होगा अगले वाले हाफ साइकिल में, जैसे यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट है, जब ये रिवर्स हुआ तो जब ये माइनस हुआ, मान लो मैं कलर अलग ले लेता हूं, जैसे ही ऊपर वाला माइनस हुआ और नीचे वाला प्लस हुआ, तो उस टाइम पे क्या हुआ, देखो माइनस जो है नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट हो गया पी टाइप से, और यहाँ पर पॉजिटिव ये जो एन टाइप से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। रिवर्स बायस वाली कंडीशन हो गई। रिवर्स बायस में डायोड जो है वो करंट को अलाउ नहीं करता है, और इस वजह से हम देखेंगे कि लोड में कोई भी करंट हमारे कंपोनेंट में या आउटपुट में नहीं दिख रहा होगा। तो दूसरी हाफ साइकिल के लिए जो हमारा वाले में आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगा। फिर जब ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस होगा तो वोल्टेज आउटपुट में आएगा। फिर अगला हाफ साइकिल में वोल्टेज नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ आधा ही वेव, एक पूरे कंप्लीट वेव का सिर्फ हाफ ही हम बना पा रहे हैं, हाफ का ही आउटपुट हम यहाँ पर ले पा रहे हैं, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहा जाता है। पर आप देख पा रहे हो आधा एनर्जी तो ऐसे ही लॉस हो रहा है, बाकी सब लॉस की बात अलग है। यहाँ पर तो आधा आउटपुट तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। दिस इज वेरी लेस एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक और कमाल किया गया, एंड दैट इज कि अब देखो हम इसको रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में, या वोल्टेज को सिर्फ एक डायरेक्शन में ये अलाउ कर रहा है, तो ये रेक्टिफायर रेक्टिफिकेशन कर रहा है। सर ये तो डीसी नहीं है ना, लेकिन डीसी तो एकदम फ्लैट स्ट्रेट होता है, आगे वो भी देख लेंगे। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या किया गया कि जैसे इसमें आधे ही वेव का आउटपुट निकाल पा रहा था, इसमें पूरे वेव का आउटपुट निकाल पा रहे हैं। कैसे? अब देखो इस जो आउटपुट वाला साइड, जो ये जो सेकेंडरी वाला साइड है हमारे ट्रांसफार्मर का, उसमें क्या किया गया, उसमें एक सेंटर टैप निकाल के ना, और उसको एज अ हम दूसरे टर्मिनल की तरह, यानी लोड का अगला वाला साइड जो है, एक टर्मिनल तो हमने फिक्स कर लिया सेंटर टैप से, मतलब सेंटर ऑफ दी
हमारा ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल है उससे। और जो बाकी दो एंड्स है, ऊपर और नीचे का एंड है ना, उसमें हमने दो डायोड्स लगा दिए, डायोड 1 डायोड 2, और उनके दूसरे एंड को हमने क्या कर दिया, लोड का एक साइड एक्स बना दिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा, जब ऊपर प्लस होगा तो ऊपर प्लस होगा तो सेंटर टैप विल बी एक्टिंग एज अ माइनस कंपेयर्ड टू दैट। और फिर देखो ये हो गया माइनस, यानी डायोड का एक साइड हो गया माइनस और दूसरा साइड हो गया इस डायोड का प्लस। ठीक है, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। और नीचे वाले डायोड का क्या हो रहा है, देखो नीचे वाले डायोड का, अब ये जितना ऊपर प्लस है उतना नीचे नीचे माइनस होता जाएगा। तो ये अब अगर इनको कंपेयर करो तो ये ज्यादा माइनस है कंपेयर टू दिस, मतलब सेंटर टैप विल बी एक्टिंग एज अ प्लस एंड माइनस। और ऐसे में ये जो डायोड है, क्योंकि ये माइनस से कनेक्टेड है, तो क्या हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया उस मोमेंट पे। तो जो हमारा करंट है वो इस डायोड 1 की वजह से यहां पर एक्स में पहुंच पा रहा है और उसको सर्किट कंप्लीशन यहां सेंटर टैप से हो जा रहा है। तो यानी वो पहले हाफ साइकिल से आपको ये फर्स्ट वाला इनपुट का ये फर्स्ट आउटपुट बन गया। इसके बाद जब अगला हाफ साइकिल आएगा तो अगले हाफ साइकिल में क्या होगा सर, अगले हाफ साइकिल में, हाँ सीधी बात है ना यार, नीचे हो गया प्लस और यहां हो गया माइनस। ठीक है, ऊपर वाला वैसे रिवर्स हो जाएगा क्योंकि वो और माइनस है। तो ये प्लस हो गया, मतलब नाउ दिस डायोड इज एक्टिंग एज, देखो इसका पी जो है प्लस से कनेक्टेड है और इसका दूसरा एंड जो है आप देख सकते हो, दिस सेकेंड एंड इज कनेक्टेड टू माइनस। तो फिर से लोड में करंट या वोल्टेज अप्लाई हो ही रहा है, क्योंकि अब पहले जो डायोड 1 एक्टिव था अब डायोड 2 एक्टिव हो गया। तो वंस अगेन करंट जो है एक्स से वाई ही जा रहा है। पहले भी करंट यहां से जा रहा था पर एक्स से वाई ही जा रहा था, अब भी करंट यहीं से जा रहा है एक्स से वाई, हालांकि दूसरे डायोड से जा रहा है, पर एक्स टू वाई तो हमारा फिक्स हो गया ना, मतलब वोल्टेज या करंट की डायरेक्शन हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ये वाला। फिर डायोड 1 एक्टिव होगा अगले हाफ साइकिल में तो फिर से सेम डायरेक्शन में एक्स टू वाई, फिर डायोड 2 एक्टिव होगा तो फिर से एक्स टू वाई, और इस तरीके से हमारा एक सिंगल साइड में हमारा करंट या वोल्टेज शुरू हो गया है, यानी रेक्टिफिकेशन हो गया है। पर पॉइंट वही है कि सर हमारा डीसी तो ऐसा नहीं होता, डीसी में तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करने के लिए पता है क्या करते हैं, यहाँ पर पैरेलल में इस हमारे लोड से, लोड रेजिस्टर से पैरेलल में हम क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे। अब वो कैपेसिटर का काम क्या रहेगा कि भाई ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के एक्शन से, मैकेनिज्म से वो क्या करेगा, यहाँ पर एक लगभग कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्रिएट करेगा। मतलब जब ये वोल्टेज कम हो रहा है उस समय वो कैपेसिटर अपना चार्ज थ्रो कर देगा वहां पे, और जिसकी वजह से आउटपुट में कांस्टेंट वोल्टेज दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ दैट कैपेसिटर। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि अभी जो लिखा हुआ है क्या उसको मिटा दूं या रहने दूं, कि तो टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। तो इसी के साथ देखो चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस। बाकी तुमने कितना अब्सॉर्ब करा, जो शायद पहली बार पढ़ रहा था उसके लगेगा कि भाई ये तो थोड़ा ज्यादा बाउंसर गया है, ऐसा कुछ है। बट क्या एग्जैक्टली कहाँ पर डाउट आया, अगर आया भी तो बताना मुझे कमेंट में। और इसमें अगर कुछ चीज़ें चाहिए जो वापस से एक्सप्लेन और डिटेल में अगर चाहिए होंगी तो वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कौन सी टॉपिक अगली चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड यस, जय हिंद।